तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सबसे पहले यार आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है सप्लाई। क्या लिखा हुआ है? सप्लाई। नेचुरली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सप्लाई। नेचुरली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सप्लाई। अग्रीड? ये चैप्टर का जर्नी बताने से पहले इस चैप्टर के अंदर अपने करने क्या क्या वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूं। हर चैप्टर का अपने ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करेंगे जिससे क्या वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इट बेटर। ठीक है ना? तो भैया ऐसा है कि सप्लाई में सबसे पहले बेसिक्स, जहां पर डेफिनेशन ये सब पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, टाइम पीरियड और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये अपने कवर करने के एजेंडाज हैं। ठीक है ना? जी सर। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसको कायदे से समझ लो। सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लो। टॉपिक है व्हाट इज सप्लाई। क्वेश्चन है व्हाट इज सप्लाई। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सप्लाई। देखो डिमांड और सप्लाई का डेफिनेशन ना एक साथ जाता है, बट अभी क्योंकि मैं सप्लाई का बात कर रहा हूं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि फोकस सिर्फ सप्लाई पे कीजिए। अच्छा, जब भी डिमांड अपने पढ़ते हैं ना, अपने किसके साइड से सोचते हैं? कंज्यूमर के। किसके साइड से सोचते हैं? कंज्यूमर के। जब भी अपन सप्लाई पढ़ेंगे अपने सोचेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर। किसके साइड से सोचेंगे? प्रोड्यूसर। तो फिर से बोल रहा हूं, जब भी अपने लोग डिमांड पढ़ते हैं अपने कंज्यूमर के साइड से सोचते हैं, सप्लाई पढ़ते समय प्रोड्यूसर के साइड से सोचना। क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज कि सप्लाई पढ़ते समय हम लोग को प्रोड्यूसर के साइड से हमेशा सोचना है। ध्यान से सुनना अभी मसला क्या है। सप्लाई इज द क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, प्लीज सुन लो, ऑफ अ कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर willing to bring to the market, for sale at a particular price at a particular point of time। सर इसका मतलब ध्यान से सुनना, particular price at a particular point of time। ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक गोडाउन है ना, और ये चल रहा है लेट्स से मंथ ऑफ मे चल रहा है। ठीक है कि नहीं? जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर जो है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर जो है वो मंथ ऑफ मे में अपने गोडाउन में स्टॉक रखा है लेट्स से 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, लेट्स से 1000 यूनिट्स ऑफ लेट्स से अ फर्नीचर, टेबल या कुछ ले रखा है 1000 यूनिट्स। अब एक प्रोड्यूसर 1000 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर को अपने गोडाउन में रखा है, सर रखने दीजिए उसको। मान लीजिए उसको लगता है कि यार ये मई का महीना चल रहा है, अभी जो फर्नीचर का प्राइस चल रहा है या टेबल का प्राइस चल रहा है वो लेट्स से चल रहा है 20,000 रुपीज पर टेबल, 20,000 रुपीज पर टेबल। वो बोला कि यार अभी ना मैं टेबल बेचने वाला नहीं हूं, या बेचूंगा भी तो ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नवंबर मंथ में टेबल उसका अच्छा सेल होगा, नवंबर मंथ में टेबल उसका अच्छा सेल होगा। तो वो क्या करता है, 10,000 यूनिट्स ऑफ टेबल में, सॉरी 1000 यूनिट्स ऑफ टेबल जो वो रखा है अपने गोडाउन में ना, उसमें से वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई अभी तो जो है दिव्यांश 200 यूनिट्स बेच देते हैं और बाकी 800 यूनिट कब बेचेगा? नवंबर में, जब टेबल का प्राइस बढ़ जाएगा, जब टेबल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक बात समझना, यहां पर आप लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, वो है स्टॉक एंड सप्लाई। क्या? स्टॉक मतलब जो गोडाउन में प्रोडक्ट है, सप्लाई का मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप कितना क्वांटिटी बेचने को तैयार हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको सप्लाई बोलते हैं। सर फिर से बोलो, सप्लाई क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कमोडिटी का आप कितना यूनिट बेचने को तैयार हो उसको सप्लाई बोलते हैं। स्टॉक का मतलब जो अवेलेबल है। अभी देखो अगर आप मई के मंथ में बात करो
ये मई में कितना यूनिट्स टेबल बेचने को तैयार है? सिर्फ 200 यूनिट्स, बाकी 800 ये बोल रहा है हम नवंबर में बेचेगा। तो सप्लाई इज 200 नॉट 1000। सप्लाई को इस बात से लेना देना है, सप्लाई का इस बात से लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट इकोनॉमी में है कि नहीं है, सप्लाई का इस बात से लेना देना है कि प्रोड्यूसर्स का विलिंगनेस है कि नहीं। इसीलिए डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल। विलिंग मतलब इरादा है कि नहीं है बाजार में बेचने का। सर प्रोड्यूसर जितना सप्लाई करता है वही हुआ, वही सप्लाई हुआ। जो है उनके पास 1000 यूनिट वो सप्लाई नहीं है, करे वो हुआ। हाँ, जो वो रेडी है बेचने के लिए बाजार में वो है सप्लाई। सर बात समझ में आया? तो यानी कि सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना, डिमांड हो चाहे सप्लाई, हमेशा डेफिनेशन में पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बदलेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बदलेगा। या फिर दूसरा बात, प्राइस नहीं भी बदला तो समय के साथ साथ सप्लाई बदलेगा। इसीलिए सप्लाई को जब भी डिफाइन करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफाइन करते हैं। इन जनरल कोई डेफिनेशन नहीं है कि कभी भी सप्लाई को डिफाइन कर दिए, ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही एसोसिएटेड होता है। अच्छा सर ये बात है, तो इसका मतलब सर व्हाट इज सप्लाई अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग क्या सीखे हैं, एक बार बताइए सर। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी या सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या क्या क्या? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर। अगर पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लिखा तो एग्जामिनर गोली मार देगा। सर सच्ची? हाँ जी सच्ची। ऑनलाइन वाले दोस्तों इज इट क्रिस्टल क्लियर? हाँ ना जवाब मारिए चार्ट के अंदर फटाफट। सप्लाई का मीनिंग अभी तक सिर्फ बताया और कुछ नहीं बताया क्लास में। ओके वत्सल, आद्या, रचित, महक, श्रेयांश, युवराज, फैंटास्टिक, ऋषि, ओके, रजत, ऑलराइट, सही है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई का मतलब। सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which the producers are willing to bring to the market for sale at a particular price at a particular point of time। बात समझ आता है? हाँ जी सर। दिव्यांश क्या डेफिनेशन बोल पाएगा एक बार? बोल। प्रोड्यूसर्स, वेरी गुड, दिव्यांश इज बैंग ऑन करेक्ट। बोलता है सर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद द प्रोड्यूसर आर, थोड़ा धीरे बोलता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which the producers are willing to bring to the market for sale at a particular price at a particular point of time। एक बार फास्ट बोल देता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद द प्रोड्यूसर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात है, समझ में आ गया? हाँ जी सर बात तो सही है। अब सर आगे बात करो। याद रखना जब भी आप लोग सप्लाई पढ़ेंगे ना, ऐसे तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ सप्लाई है और मैं बताऊंगा भी आप लोग को, बट मेनली होता है इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। क्या होता है? इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। प्लीज समझिएगा बात को। एक तरफ आपका आ गया इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी तरफ आ गया आपका मार्केट सप्लाई। एक प्रोड्यूसर को खुशी आप बताना कब मजा आएगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? प्रोड्यूसर को प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। शी इज राइट। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पी है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पी है या मिस्टर ए है, कुछ भी नाम रख लो ना। अरे आ जा, आगे आएगा, आ जा, तो आ जा, इशारा इशारा में बात कर, जल्दी आ। क्या कौन चाहिए तेरे को? नुपुर मांगता, दिवान मांगता? आगे जा, सुनो, बैठो, इधर सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत कर यार, इधर पे सुनो। हाँ जी बोलो। इंडिविजुअल, अभी जब प्रोड्यूसर ए है, ध्यान से सुनना। रचित पूछ रहा है क्या चल रहा है, बता रहा रचित बता रहा है थोड़ा देर में तुमको। इंडिविजुअल ए, मान लीजिए ये एक सप्लायर ए है। सप्लायर ए का
अलग अलग प्राइसेस पर जो क्वांटिटी सप्लाई करने का मन बनता है वो ये है, जब प्राइस 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया है, तो सप्लायर ए का जो क्वांटिटी सप्लाइड होता है वो बोलता है 100 यूनिट सप्लाई करेंगे अगर प्राइस 10 रुपया रहा, अगर प्राइस 15 रुपया हुआ तो 200 कर देंगे और 20 हुआ तो 400 कर देंगे। यहां पर मैं एक बात बताइएगा, अलग अलग प्राइसेस पर एक सप्लायर का बात कर रहा हूं कि बहुत सारे कार्टून एक का कार्टून एक ठोका, किसका? एक ठोका। अरे सप्लायर ए बोल के तो शुरू किया था रे बाबा, इसको बोलते हैं दिव्यांश इंडिविजुअल सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। सब मार्केट सप्लाई क्या होता है? सब मार्केट सप्लाई होता है जब बहुत सारा प्रोड्यूसर, अरे भाई ऐसा है कि क्या ये खाली प्रोड्यूसर ए जो है वो अकेला इस प्रोडक्ट को बाजार में बेच रहा है क्या? नहीं, और भी लोग हैं। ये मान लो क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए था, अब मैं लिखता हूं क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी। मान लीजिए बी का है 10, 15, 20, प्राइस वही है, बट बी का जो सप्लाई है वो 200, 300, 500। तो अगर मैं दोनों सप्लायर्स का ऐड कर दूं तो मिलता है मार्केट सप्लाई। क्या मिलता है? 100 प्लस 200 300, 200 प्लस 300 500। कितना साथ साथ बोल दिया, बड़ा सारा काम कर दिया। इधर सुनो अभी बात को ध्यान से सुनना। तो मतलब मैं तुमको यहाँ पर यह समझा रहा हूँ कि मार्केट सप्लाई बात इस बात का करता है कि अलग अलग प्रोड्यूसर्स टेकन टुगेदर कितना क्वांटिटी बाजार में बेचने को तैयार है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट में आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कंसीडर करते हो, इंडिविजुअल में आप एक एक सप्लायर का बात कर रहे हो। क्लियर है सर? लेकिन आप तो सिर्फ 2 सप्लायर लिए। अरे बाबा एग्जाम में दिखाने के लिए 2 सप्लायर इनफ है, ऐसे रियल लाइफ में इनफाइनाइट होता है, बट तुम उसमें थोड़ी माथा लगाएगा। दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। एक बात सुनना, मैक्रो इकोनॉमिक्स करके इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग सप्लाई बोलते हैं तो मार्केट सप्लाई नहीं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। फर्क होता है, जब आप मार्केट सप्लाई बोलते हो तब प्रोडक्ट एक ही है। मान लो ये फोन, तब प्रोडक्ट एक ही है, सारे सप्लायर्स लोग इस फोन को कितना यूनिट सप्लाई करने को रेडी है एक प्राइस पे, जब वो ऐड कर दो तो वो हो गया मार्केट सप्लाई। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है किसी एक फोन का बात नहीं, दुनिया में जितना कमोडिटी है सबका क्वांटिटी को ऐड कर दो, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई जो है दोस्तों वो बात करता है, प्लीज, मार्केट सप्लाई जो है वो बात करता है एक प्रोडक्ट का। क्या? एक प्रोडक्ट बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। एग्रीगेट सप्लाई बात करता है ऑल द प्रोडक्ट्स बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। ओह सर ये तो बड़ा आसान है यार। अरे आसान है नहीं है? हाँ सर है। ये हो गया मार्केट सप्लाई। अब हम लोग बात समझते हैं ग्राफ। इकोनॉमिक्स का ग्राफ के बिना काम चलेगा नहीं। इधर पे देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इधर देखो, ये हमेशा याद रखना, प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पर रहेगा, प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पर रहेगा। ये देखो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स। ये कौन है स्वराज? एक्स। तो अगर अपने इसको समझे तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है इधर पे। अब आप लोग समझना, प्राइस 10 रुपीज पे मान लीजिए क्वांटिटी सप्लाइड 100 है, प्राइस 20 पे क्वांटिटी सप्लाइड लेट्स से 20 क्यों लिखा यार, 15 है ना, तो 15 पे लेट्स से 200 है और इस पर जो है 20 पे वो 400 है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखो ये लिख दिया हमने, जब प्लॉटिंग कीजिएगा ये और ये साथ में यहां पर मिल रहा है, ये और ये कहां पे मिल रहा है? यहां पे, और ये कहां पे मिल रहा है? यहां पे। तो भाई जब तुम इसको जोड़ देगा वो तुम्हारा बन गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इस कर्व को बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं? सर ये बना कैसे? अरे बाबा जहां पे प्राइस और क्वांटिटी इंटरसेक्ट कर रहा है, अरे ये वाला और ये वाला का मुलाकात कहां हो रहा है? यहाँ। ये वाला और ये वाला का मुलाकात कहां हो रहा है? यहाँ। ये वाला और ये वाला का मुलाकात कहां हो रहा है? यहाँ। तीनों को जोड़ दे, वो हो गया सप्लाई कर्व। वो हो गया। ओह तो सर यार ये सप्लाई कर्व वाला बात तो बड़ा आसान है। ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। एग्जाम में इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व सब एक जैसा ही होता है। क्या होता है? इस कर्व को बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं? सर अपवर्ड क्यों, डाउनवर्ड क्यों नहीं? अपवर्ड क्यों, डाउनवर्ड क्यों नहीं? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। नहीं सर, दिव्यांश बोलेगा सर देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऐसे नीचे भी तो आ रहा है। सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है।
नेगेटिवली डाउनवर्ड। लेकिन किसी भी ग्राफ को बायां से दायां स्टडी करते हैं। उर्दू थोड़ी है जो दायां से बायां पढ़ेगा। इस वजह से अरे बाबा इसलिए लॉजिक है क्योंकि लेफ्ट से राइट स्टडी। ओ भाई लेफ्ट से राइट देखना, ये ऊपर जा रहा है, देख लेफ्ट से राइट देखो ना, ये ऊपर जा रहा है कि नहीं। वो इधर देख रही है, उधर देख रही है, लेफ्ट से राइट ऊपर जा रहा है, हाँ या ना। वो इधर देख रही है दीवार पे, कहाँ ढूंढेगा, ढूंढ मिलेगा उसको। लेफ्ट से राइट तो ऊपर जा रहा है ना, तो इसको अपवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसको प्यार से पॉजिटिव कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दिव्यांश प्यार से? पॉजिटिव कर्व या फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तीनों, 2-3 नाम है, सब लिख लो। हाँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप कर्व भी बोलते हैं, डीआर कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना सर? बात सही है। तो सर ये इंडिविजुअल मार्केट हमेशा बनाना पड़ेगा? यस, हमेशा बनाना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है, वरना नंबर खा जाएगा एग्जाम में। सर ग्राफ में क्या अलग बनाना है? कुछ घंटा अलग नहीं बनाना है, सब एक ही चीज बनाना है, खाली नंबर अलग अलग लिख देना है। यहाँ पर देखो ना, वही तो किया है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो किधर कितना होगा? 15। रियल में कुछ नहीं, खाली लिखो टाइम टाइम टाइम, खत्म। रियल में कुछ नहीं, इतना ड्रामा करने का दरकार है। समझ में आता है तो रूलर से बस सीधा। सर ये बात तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, बट उसको समझाने से पहले एक बात बता दे रहे हैं। सर एक बार समराइज करवा दो। क्या करवा दो? समराइज करवा दो कि हम लोग सीखा क्या है। फिर से बोल रहा है, 2 बार बोलेगा, एक बार बहुत स्लो बोलेगा, एक बार बहुत फास्ट बोलेगा, पकड़ते जाना। सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो मार्केट में लाने को तैयार नहीं है तो उस चीज को आप सप्लाई नहीं, स्टॉक बोलिएगा। क्या बोलिएगा? स्टॉक बोलिएगा। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई talks about supply by an individual producer at different prices, correct? Market supply talks about a particular commodity supply by all the producers taken together. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ये बात है। सप्लाई कर्व इज व्हाट स्लोपिंग, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड। जिसको पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्लोप। हमेशा क्या बोलेंगे? करेक्ट। अब आते हैं एग्जाम का क्वेश्चन पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। बहुत सारा फैक्टर्स है, एक एक करके बात करता है। चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, हमेशा पहला पॉइंट होता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या होता है? ओन प्राइस अगर बढ़ेगा, सोचिए, ओन प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन भी तो क्वांटिटी सप्लाई, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला पॉइंट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला पॉइंट क्या था? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। सर दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ने का कारण ये भी तो हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ा हो। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ही बढ़ा है प्राइस बढ़ने से? क्या बढ़िया क्वेश्चन है सर, हाँ या ना बोलो। इसका रीजन है कि हम लोग जब एक फैक्टर को स्टडी करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। वो एक तो है मोहब्बतें में डायलॉग कि जब तुम्हें देखता हूं ये दुनिया रुक जाती है। तो वो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का ही बात कर रहा है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखा है कि नहीं? ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। देखो सब रुक गया है। आप किसको देखिए? हाँ रजत बोलो क्वेश्चन। रजत कोई क्वेश्चन है लिखो। आपका ऑडियो रजत धीमा आ रहा है, टाइप करो अगर कोई क्वेश्चन है तो। आप एक बार चैट में लिख दो रजत, इट विल बी बेटर आई थिंक।
रचत, मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो आपका क्वेश्चन है ना वो एक बार चैट में लिख दो, या जो भी आप बोल रहे हो वो चैट में लिखो प्लीज। ऑडियो क्लियर नहीं है आपका। देख रहे हैं तो कोई क्वेश्चन आया क्या? प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, ठीक है, ये सब आ रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम रजत। तो यानी कि ऑन फैक्ट, मतलब जब हम लोग प्राइस को स्टडी कर रहे हैं ना, जब हम लोग प्राइस और क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं ना, तो बाकी फैक्टर्स को मान लेंगे कांस्टेंट। So when own price increases, profit margin increases, and therefore the quantity supplied will also rise, will also increase. Moving on, next point पर अपने चलते हैं, own price। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? याद रखना, कभी भी किसी फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर वही लिखना है कि whenever price rises, profit margin rises, quantity supplied will rise, खत्म। और फिर डायग्राम बस, और क्या चाहिए उसको एग्जाम में। अच्छा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ऐसे OFRC मत लिखना, ये हम बोल दिया बस जिससे मेरा टाइम बचे। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी को लैटिन में सेटेरिस पैरिबस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेटेरिस पैरिबस। तो ये भी लिख सकते हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा जल्दी आ गए सर। करेक्ट। तो यहाँ पर जो है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में सबसे पहला पॉइंट हो गया ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में भैया बस सिंपल सा बात है, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, खत्म। अग्रीड? जी सर अग्रीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ऐसा है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस अगर कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। क्या होगा? करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस है अगर 10 रुपीज, इसका दो पार्ट्स है 6 और 4। 6 है कॉस्ट और 4 है प्रॉफिट। अरे बाबा, अगर प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपीज पे और कॉस्ट हो गया 8, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 हो गया ना। प्रॉफिट कितना हो गया? 2। तो क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल। इसका मतलब सरल भाषा में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? गिरेगा। करेक्ट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अरे सर काय को? भैया कॉमन सेंस है ना कि व्हेन कॉस्ट राइजेस प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो फॉल। फिर से एक बार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा और सप्लाई भी गिरेगा। करेक्ट। क्या समझा? प्रथम कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ा किसी प्रोडक्ट को बनाने का, प्राइस को मानते हैं कांस्टेंट, प्राइस को मानते हैं। तो प्रथम भाई अगर प्राइस 10 था, 10 ही है, और तेरा कॉस्ट पहले 6 था, अब 8 हो गया, तो तेरा प्रॉफिट मार्जिन तो 4 से 2 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो और प्रोड्यूसर के लिए जब भी प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में उतना मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आज वो पुराना जमाने का टेक्निक यूज कर रहा है या नया जमाने का? आप लोग एक सिंपल सा यार फोटोकॉपी मशीन देख लो ना, जिसको जेरोक्स मशीन बोलते हैं आप लोग, हाँ कि ना? पहले के टाइम पे ऐसा था भैया कि आप जेरोक्स कराने गए तो आपका 1 मिनट है, फिर 2 कॉपी जेरोक्स हुआ 1 मिनट में, तो फिर करते रहिए। आजकल ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर 30-40 कॉपी जेरोक्स का आपको निकल के दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेक्निक से सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। न्यू टेक्निक से सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। खत्म। इधर से सुनो, ओल्ड टेक्निक सप्लाई बढ़ेगा, जो बात है वो करो ना भाई। ऐसे तो हम भी बोलेगा ग्रीस भी लगेगा, लुब्रिकेंट भी लगेगा, तो काम थोड़ी ना उस बात का कोई। इधर सुनो अभी। तो यहाँ पर बात को सुनना आप लोग कि अगर ओल्ड टेक्निक है प्रोडक्शन का, तो क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल। लेकिन अगर न्यू टेक्निक है, क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज। तो ये सब तो बड़ा आसान लग रहा है, तो है ही, हम लग क्या रहा है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म।
अब भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म जो है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कटा हुआ सेब सर, ये एप्पल का लोगो है। तो यार एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिटरमाइन करता है। एप्पल को ये बात चाहिए क्या, एप्पल के सपना में प्रथम आ रहा है क्या कि काश प्रथम भी मेरा फोन यूज कर ले, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं भाई, जिसका औकात है लो, नहीं है आउट। तो अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है, फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या वैल्यू मैक्सिमाइज करना, क्या करना, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना, तब वो लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस को क्या रखेगा, हाई रखेगा। क्या रखेगा, हाई रखेगा। अग्रीड। लेकिन एक नया चिंटू मिंटू कंपनी अगर आएगा तो उसको, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट बढ़ाना नहीं, कस्टमर बढ़ाना। क्या बढ़ाना, तो वो अपना प्राइस को क्या रखेगा, लो। और अच्छा, और एट द सेम टाइम वो क्वांटिटी ज्यादा बेचेगा। अब एप्पल देखो, एप्पल क्वांटिटी ज्यादा बेचता है कि कम? ऑब्जेक्टिव उसका है भैया, उनको क्रीम कस्टमर्स को टारगेट करना है। हाँ, उसको क्रीम कस्टमर्स का मतलब होता है वो कस्टमर्स हु आर एबिलिटी, whose income level is beyond a certain income range. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का पॉलिसी। अब भैया ऐसा है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, टैक्स के बारे में जब बात हो रही है तो देखो भैया पूरा समझा देता है। टैक्स का जो डेफिनेशन है वो है एक कंपलसरी पेमेंट। टैक्स का डेफिनेशन क्या है, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स कितने तरीके का होता है, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो इनकम पे लगता है, किस पे लगता है। अगर मान लीजिए कि लेट्स से वत्सल क्लास कर रहा है ना, वत्सल का जो इनकम है वो 1 करोड़ है। तो अगर वत्सल का इनकम 1 करोड़ है तो गवर्नमेंट बोलता है वाओ 30% टैक्स लाओ। तो जब गवर्नमेंट 30% ले रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कि दिव्यांश का इनकम 6 लाख रुपया है। तो जब दिव्यांश का इनकम 6 लाख रुपया है, गवर्नमेंट बोला रखो तुम 5 लाख के ऊपर रखो। गवर्नमेंट बोला कि तुम रखो थोड़ा सा और, जिसका इनकम उस पर ज्यादा टैक्स। जब आपका इनकम पे टैक्स लग रहा है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप बोले तो 5 लाख के ऊपर होगा तो टैक्स लगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। किस पे लगता है, अरे जीएसटी तो सब दे रहा है ना फोन पे। स्वराज कैफे जाता है, अब मेरे को मत ले जा, मैं बात सुनते नहीं है। तो फिर जब स्वराज बिल बनता है तो उस पर 5% जीएसटी देता है कि नहीं देता है, देता है ना। तो वो आपका गुड्स एंड सर्विस पे लगा हुआ टैक्स है, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। यहां पर जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। अब लॉजिक ही है यार कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा दी तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, अरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गया तो प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि समझो प्राइस अगर 10 रुपया है, अब कस्टमर को घंटा नहीं लेना देना है कि तुम्हारा इस 10 रुपया में कितना इनडायरेक्ट टैक्स है, कितना तुम्हारा प्रॉफिट है, कितना तुम्हारा लेबर ले जाता है, नोबडी केयर्स। तो अगर मान लो कि कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था, 6 रुपया तुम्हारा कॉस्ट होता था, ठीक है कि नहीं है, 2 रुपया तुम्हारा लेबर ले जाता था और 2 रुपया तुम्हारा सरकार ले जाता था सप्लाई में। अब मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा के 2 का कितना कर दिया, 3, लेबर तो अभी भी ले जा रहा है 2, तो प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का जो तुमको, सुनना अभी बात को, प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है तुमको वो कितना करना पड़ेगा, 5, मतलब कम करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो जब तुमको ये कम करना पड़ा, पहले प्रॉफिट मार्जिन 6 का था, अब अगर 5 का है तो तुम एक बात को समझो, प्रॉफिट मार्जिन गिरा टैक्स के बढ़ने से, इसका मतलब जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ऑब्वियसली सप्लाई विल फॉल। ये हो गया टैक्स के केस में। मतलब सरल भाषा में टैक्स और सप्लाई का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। क्या है, इनवर्स रिलेशन। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बट सब्सिडी जो है वो टैक्स का उल्टा है। सब्सिडी जो है वो टैक्स का उल्टा है। तो इसका मतलब सब्सिडी में गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है। जैसे फार्मर्स
फार्मर लोग जो सीड्स फर्टिलाइजर्स ये सब खरीदता है, आपको क्या लगता है सारा पैसा फार्मर लोग का लगता है? नहीं, गवर्नमेंट का लगता है आधा पैसा। तो एक बात समझिए ना, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाता है तो आपका कॉस्ट बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ ना। सब्सिडी का बढ़ना मतलब गवर्नमेंट आपका कॉस्ट को बियर करने को रेडी है, तो आपका कॉस्ट कम होगा अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को बढ़ाएगा तो, एंड देयरफॉर प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपका बढ़ेगा। बात बड़ा सिंपल है, आप लोग इसको कॉम्प्लिकेट करके सोच रहे हो फिर फंसते हो। बात बस इतना ही है कि भैया टैक्स लगाया तो प्रोडक्ट महंगा होता है, सब्सिडी दिया तो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होता है। फिर से बोलो सर, क्या? टैक्स लगाया तो प्रोडक्ट महंगा होता है और सब्सिडी दिया तो प्रोडक्ट सस्ता होता है। फिर आया लॉ ऑफ सप्लाई। तब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है जरा बताइएगा? बहुत ही फालतू बात बोलता है। क्या बोलता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये कुछ नया बोला क्या हम? यही है लॉ ऑफ सप्लाई। ओ सर, ये तो वही वाला पॉइंट है ना, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में पढ़ा रहे थे। हाँ सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? ओन प्राइस वाला है क्या? ओन प्राइस वाला है। सर जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आप बताए थे, बहुत अच्छा बात है। एक बार ना सारा फैक्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ना। ओके, एक बार सारा फैक्टर्स को आपके साथ रिविजिट कर रहा है, पकड़ना बात। पहला फैक्टर था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है भाई साहब? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन नया है तो सप्लाई बढ़ेगा, ओल्ड टेक्निक है तो घटेगा। टैक्सेस एंड सब्सिडीज, अगर टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, सब्सिडी बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। ये तो है कुल मिलाकर। एक और है, वो है ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज। क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ये जो प्रोड्यूसर अभी करेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या इसकी जगह पे ये कोई और प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ भैया कर सकता है। तो अगर एक प्रोड्यूसर को दिखता है कि अगर किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, अगर एक प्रोड्यूसर को दिखता है कि किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो उसका ध्यान किधर जाएगा? उन प्रोडक्ट पे। तो करंट प्रोडक्ट का क्वांटिटी सप्लाई कम होगा। सिंपल भाषा में, if the producers are able to command a higher profit margin by selling some other commodity product, some other quantity of a product, then they will shift to that, resulting in reduction in supply. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन है तो नाउ इज द राइट टाइम। ऑफलाइन वालों क्लियर है? ऑनलाइन वालों थ्रो योर डाउट्स यार। ओके युवराज, ओके वत्सल, महक, आद्या, फैंटास्टिक। युवराज ओके, रचित, मैं वेट कर रहा हूं यार सबके रिप्लाई का। फिर अब आगे बढ़ गया तो फिर नहीं पकड़ूंगा डाउट। सर बात तो ठीक है सर, सर बात तो ठीक है। अभी बोलो सर, क्लियर है ना? अभी तक तो मेरे को कोई डाउट दिखा नहीं है। आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार, किसी का डाउट नहीं मिस हो गया। अभी तो क्लियर बोलो भैया। ये रहा सप्लाई का, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग कर। बता बता के थक गया हूं। ये तो रहा, ये कर। अभी एक फालतू सा क्वेश्चन आता है, सर ऐसे भी तो बना सकता है कर। तो हाँ बना सकता है, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई फर्क नहीं। फालतू बात मत करना, ऐसे मत बनाना, गलत है, ये पूरा गलत है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। रीजंस बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग काय को है? अब इसमें ना आप लोगों को बातें देखनी होंगी। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है। बहुत अच्छा बोलिए, गुड गुड गुड। अभी सुनो, हम आंसर दे के नहीं तो गुड बोला। अभी इधर सुनो। पॉइंट नंबर वन भैया ऐसा है
कि अगर एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो पहला रीजन कि सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। हाँ, सप्लाई कौन बढ़ाएगा? एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स। क्या? अरे भैया, एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स को लालच आएगा ना कि हम और बनाएगा तो और प्रॉफिट कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे मास्क, तो जिसका मास्क का बिजनेस था वो और मास्क का प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जिससे और प्रॉफिट कमाए। पर कोविड के टाइम पे ये भी हुआ, जिसका बिस्कुट का बिजनेस, कुछ और बिजनेस था, वो लोग बंद करके वो लोग मास्क बनाने लग गया। तो यानी कि क्वांटिटी सप्लाई बढ़ने का दो रीजन है, अपने इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, पहला था एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर लोग सप्लाई बढ़ाया। कौन बढ़ाया? एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाया। और दूसरा, एक तो था एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर बढ़ाया और दूसरा न्यू प्रोड्यूसर्स एंटर द मार्केट, क्योंकि उनको भी लालच आ गया ना कि सप्लाई हम भी करेंगे तो मेरा भी फायदा होगा। न्यू प्रोड्यूसर्स एंटर द मार्केट। ये है बातचीत। सर ऐसे तो और भी रीजंस है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बट अभी मैं सिर्फ दो रीजन आपको बताया। कितना? दो। एक एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर सप्लाई मोर और एक न्यू प्रोड्यूसर सप्लाई मोर। एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको अपने पढ़ते हैं टाइम पीरियड एंड सप्लाई नाम से। किस नाम से? एक बार मेरा बुक ला के दे दो। अरे उसको बोल देना चिंटू तुम क्यों उठ रहा है, नीचे से थोड़ी आएगा। बैठ जा। हाँ जी, पेज 191 में आओ तो सर, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई पे आप लोग को मिल जाएगा बुक। हाँ, नहीं मिला ना, मिल जाएगा, छाप मत लेना। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, पेज 191 मेरा किताब का है ना, मिला? रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। नंबर 1, प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट मोटिव वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, ये कौन था? जहां सप्लाई किसका बढ़ेगा? एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स का। किसका बढ़ेगा? एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स का। पहला पॉइंट एक्सप्लेन्ड है। फिर था चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, मतलब नया प्रोड्यूसर लोग मार्केट में आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, न्यू प्रोड्यूसर्स बेसिकली। और सर तीसरी बात क्या है? चेंज इन स्टॉक। सर एटा क्यों है चेंज इन स्टॉक? भाई ऐसा है कि कुछ लोग प्रोडक्शन करके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ता है वो लोग अपना स्टॉक रिलीज करते हैं। तो सप्लाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा प्राइस बढ़ने के टाइम पे? हम लोग तो भी यही पढ़ रहे हैं ना, अपवर्ड सप्लाई कर्व क्या है। अपवर्ड सप्लाई कर्व का मतलब है कि जब भी प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। तो इसमें देखो 3 लॉजिक है। पहला, प्रॉफिट बढ़ेगा जब प्राइस बढ़ेगा, इसलिए एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स का सप्लाई बढ़ेगा। दूसरा, प्राइस बढ़ेगा तो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नया प्रोड्यूसर लोग मार्केट में घुसेगा। और तीसरा, जो लोग प्रोड्यूस करके बैठा था वो लोग भी अपना स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। सर स्टॉक को सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मार्केट में बेच के। और कैसे? तुम अगर फैक्ट्री में रख रखा है, फैक्ट्री से मार्केट में ले आया कि हाँ अवेलेबल है अब नया प्राइस पे, तो बस हो गया ना वो। तो बस यही है क्या? हाँ जी साहब यही है सर, बात तो ठीक है सर। अभी आप लोग सुनना, यहाँ पे ना मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को टाइम पीरियड एंड सप्लाई के पहले एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि मेरे स्टडी मटेरियल में एक्सेप्शंस लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को वही ले के जा रहा हूं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई एक यूनिक केस है जहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा है, कैसे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा है। सबसे पहला केस रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। सबसे पहला केस रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स या रेयर कमोडिटीज। भैया एक बात समझना, सुनना, रेयर कमोडिटीज, रेयर आर्टिफैक्ट्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, रेयर ड्राइंग्स, रेयर पेंटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी रेयर है सुनो। अच्छा, इसको एक ही पॉइंट में दिखाना
हमारा एक दोस्त जो है वो 1 पॉइंट रेयर कमोडिटी लिखा, एक रेयर पेंटिंग, एक रेयर डायग्राम, फिर टीचर उसको एक रेयर मार्क्स दी, वो 0, तो वो मत करना। हाँ नहीं, वो भी नहीं दी। अच्छा, क्योंकि रेयरली तब आता खराब होता है ना देख के, तो इधर पे ध्यान दीजिए। ये एक ही पॉइंट है। अरे भाई ऐसा है, पिकासो ना माइकल एंजेलो कौन मोनालिसा का डायग्राम बनाया मोनालिसा बनाया था ना, हाँ लियोनार्डो डा विंची या कौन था पता नहीं, हाँ विंची बनाया, चलो विंची बनाया। तुम प्रोडक्ट का जो मोनालिसा ओरिजिनल पेंटिंग है उसका दाम एक बार के लिए मान लो 50 करोड़ है। तुम 50 करोड़ का 1000 करोड़ भी अगर कर देगा मोनालिसा का प्राइस को, तो सेकंड ओरिजिनल मोनालिसा बना पाएगा क्या? तो इसका मतलब कुछ कमोडिटीज के केस में प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई बढ़ता नहीं। करेक्ट, ये था पहला एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सर ये कर्व ऐसा क्यों है सर? बाबा इधर सुनो, पहले क्वांटिटी सप्लाइड इतना था, जब प्राइस ये है तो क्वांटिटी सप्लाइड सेम ही है, जब प्राइस बढ़ गया तो भी क्वांटिटी सप्लाइड, तो जब ज्वाइन करेगा तो यही तो कर्व बनेगा ना। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है, वेयर लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट, जहां लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा है। परफेक्ट, ये हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। दूसरा केस, अगेन सेम डायग्राम है तो मैं दूसरा केस बता रहा हूं, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, इस बारे में मैं टाइम पीरियड में भी बताऊंगा आपको, बट वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब समझिए। आज मान लीजिए कि मैं एक प्रोड्यूसर ऑफ चिप्स हूं, ठीक है कि नहीं है, मेरे पास कस्टमर्स का ऑर्डर आता है कि भैया 1000 क्वांटिटी, 1000 पैकेट, 2000 पैकेट्स, ये सब चिप्स का हमें चाहिए। हमने कहा ओके। अब एक प्रोड्यूसर है जो मेरे को बोला सर एक हफ्ता बाद जो है ना 1000 चिप्स जो है वो रेडी कर दीजिएगा, 1000 पैकेट्स वी विल नीड इट। ओके, 1000 पैकेट्स मैं रेडी करके बैठा हूं। वो आ गया कलेक्ट करने, बोला सर एक और काम था। मैंने बोला क्या? बोला सर 2 घंटा में और 1000 रेडी कर दीजिए। तो भाई तुम पागल है क्या? तुम कितना ही प्राइस दे दे पॉसिबल? वेरी शॉर्ट पीरियड, वही तो मैं बोला, ये वो टाइम पीरियड है जहां पे तुम प्राइस बढ़ा भी दो तो सप्लाई बढ़ेगा नहीं। अभी प्रथम आया है क्लास में, है कि नहीं? प्रथम का जो नॉलेज का सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही है। अगर मैं प्रथम को बोलता हूं कि भाई ऐसा है कि मेरे को एक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन का आंसर दे दे, हम जो है तुमको 1 करोड़ देंगे तुरंत, कितना ही दे दीजिए सर, ये इतना शॉर्ट पीरियड है कि मेरे पास पढ़ने का समय ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्शन का समय नहीं मिलता काफी बार। वेरी शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ टाइम। सर वेरी शॉर्ट पीरियड का कोई ऐसा डेफिनेशन है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 100 साल, ऐसा कुछ कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अब आप जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बात करो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो है वो 6 महीना भी वेरी शॉर्ट पीरियड है ना। रेलवे बनने का बात हो रहा है, आप लोग सोचो ना, ये मेट्रो बन रहा है ना। मेट्रो जो ये इसके सामने मनी स्क्वायर के सामने या सिटी सेंटर के सामने बन रहा था, वो तो अभी बना है ना सिटी सेंटर के सामने, है ना। वो तो तब बन रहा था जब मैं खुद भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। अब अगर कोई आके बोल देता कि भैया 1 साल में रेडी कर दो, तो पागल ही बोलता है ना उसको कि भाई कैसे रेडी कर दे 1 साल में मेट्रो, पॉसिबल ही नहीं है ना, वो टेक्नोलॉजी नहीं है आज के डेट पे। इसका मतलब कितना ही प्राइस दे दो, काफी बार जब कुछ इंक्रीज किया नहीं जा सकता, दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो बोल रहा है कि प्राइस से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है। यस और नो? जी सर बिल्कुल। आया कि नहीं आया बात समझ में? ये है बात। तो वेरी शॉर्ट पीरियड। और क्या है जी? हाँ जी सर, ऐसा है, ये तो हो गया, ठीक है। बैकवर्ड बिल्डिंग सप्लाई कर, बढ़िया। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, सुन लो। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। भैया ऐसा है, तुम लेबर को हायर किए, ये हमेशा लेबर कर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेबर कर्व। क्या बोलते हैं दिव्यांश? लेबर कर्व, लेबर कर्व। ये क्या होता है? आज मान लो कि आप एक लेबर को जो है 100 रुपीज एन आवर देते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। आप उसको बोलते हो यार देख ऐसा है, तुम ज्यादा घंटा काम करने लगा, 2 घंटा 3 घंटा, उसके लिए तो सप्लाई वो कितना देर आपके लिए काम कर रहा वही है। आप उसको बोलते हो कि भाई ऐसा है, तुम एक काम करना, मेरे लिए जो है वो 2-3 घंटा काम करने लग जाना।
आप उसको ऐसा बोलते हो कि भाई 2 घंटा 3 घंटा करना है, वो बोला ठीक है लेकिन फिर 300 रुपया घंटा दीजिए, ओके, ग्रेजुअली 300 रुपया घंटा कर दिया, वो 3 घंटा काम करने लगा। धीरे धीरे मार्केट में वेज रेट्स बढ़ता है, 800 रुपया घंटा हो जाता है, तो वर्कर को लालच आता है कि भैया मार्केट में तो 800 रुपया घंटा चल रहा है, हम अब 5 घंटा काम करेगा। अब बाजार में रेट बढ़ के हो जाता है 1500 रुपया घंटा, वो बोलता है हम 12 घंटा काम करेगा, 2000 रुपया हो जाता है। अब वो बोलता है कि हम इतना देर काम ही नहीं करेगा, इतना अच्छा है, अब हम आराम करेगा, अब हम क्रिकेट खेलेगा, बैंकॉक जाएगा, पेरिस जाएगा, जहां भी जा सकता है वहां जाएगा, जहां भी जा सकता हम जाएगा, हम ज्यादा काम अब क्यों करेगा? आप लोग के पेरेंट्स जो सर्विस लाइन में थे या फैक्ट्री लाइन या बिजनेस लाइन में, आप लोग देखिएगा, आप लोग हमेशा देखेंगे उनका वर्किंग आवर्स डिक्लाइन हो रहा है। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा देर ऑपरेट किए, समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई। इसका मतलब जब वेज रेट्स बढ़ रहा था, देखो प्राइस बढ़ रहा था, तो क्वांटिटी सप्लाइड में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। देखो ना, देखो 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 गया ऐसे, यस और नो? फिर जब वेज रेट इतना हाई हो गया कि वो बोला अब इतना काम करने का जरूरत नहीं है, अगर 3000 रुपया घंटा मेरे को मिल रहा है तो 4 घंटा काम करके भी खुश, तो वो काम करना कम कर देता है। तो काफी लेबर के केस में ऐसा देखा गया कि हायर प्राइस पे भी वो लोग का सप्लाई कम हो रहा है। दैट इज एन अबनॉर्मल बिहेवियर की नहीं, एनी अबनॉर्मल बिहेवियर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, तो सर हम लोग कितना एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े हैं? 3। हम लोग कितना एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े हैं? 3। कौन सा 3 एक्सेप्शन पढ़े हैं? ध्यान से सुनना। पहला, रेयर गुड्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, रेयर आइटम्स, वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और फिर तीसरा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का। पहले दोनों का ग्राफ कैसा है? वर्टिकल लाइन। क्या है? क्योंकि सप्लाई बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है। और बैकवर्ड बेंडिंग में F2 बढ़ेगा, देन बैक, देन वापस, दैट इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। हेलो जी, बातचीत क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों व्हाट से? सर बात तो सही है सर। अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसको खत्म करते हैं, देन द डिस्कशन फॉर टुडे विल बी ओवर। टाइम पीरियड एंड सप्लाई। भाई सब क्या है ये टाइम पीरियड? अच्छा फिर क्लास समराइज कर देंगे, है ना? अच्छा आप मत लेना, थैंक यू। टाइम पीरियड एंड सप्लाई, टाइम पीरियड एंड सप्लाई। सबसे पहला होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। जनाब, वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है इकोनॉमिक्स के अंदर जहां पे सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। सप्लाई नो चेंज एट ऑल, नो चेंज। जितने फैक्टर, ये ना प्रोडक्शन और कॉस्ट नाम का हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है दो, अभी इसके बाद वही होगा, प्रोडक्शन और कॉस्ट, उसमें काम आएगा, सुन लो। सारा फैक्टर और प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है? फिक्स्ड। अरे मतलब जैसे मशीन होता है और लेबर होता है, लेबर मशीन पे काम करता है तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है इसमें ना तो लेबर को तुम इंक्रीज कर सकते हो ना तो मशीन को। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन बी इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। सप्लाई जो है कुछ एक्सटेंट तक बढ़ सकता है। क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, मे बी सम एक्सटेंट तक मे बी इसको बढ़ाया जा सकता है क्वांटिटी सप्लाइड। शॉर्ट पीरियड ये ऐसा समय है जहां पे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल। अब मान लो वो जो चिप्स का ऑर्डर लेकर आया था वो बोला था सर अगले 2 दिन में और 400 प्रोडक्ट बना दीजिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मशीन तो वही है, मशीन तो मैं नया नहीं खरीद सकता, बट और लेबरर्स को बोल सकता हूँ पार्ट टाइम काम कर लो। तो देखो लेबर का सप्लाई में बढ़ा लिया बट कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ा नहीं पाया। इसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ होते हैं वेरिएबल। जैसे लेबर वेरिएबल है बट मशीन फिक्स्ड है। फिर होता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में जितना क्वांटिटी का सप्लाई बढ़ाना है वो आप बढ़ा लो। आपको वो मेरे को मान लो वो दे के जाता है 1 महीने का समय फॉर मोर 1000 पैकेट। ये 1 महीना में मैं नया मशीन भी लगा सकता हूँ और लेबरर्स को भी हायर कर सकता हूँ।
तो लॉन्ग पीरियड इज any change in supply possible, any change in supply possible. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? वेरिएबल. मतलब आप मशीन भी बदल सकते हो, लेबर भी बदल सकते हो. इतना बस ध्यान रखना है. ये है कुल मिला के बातचीत. सर थोड़ा सा समराइज करिएगा क्या? हाँ जी, समराइज करते हैं. समराइज करते हैं. क्या क्वेश्चन है स्वराज भाई? ओके, अभी पूछो. फालतू बात है. अच्छा, तो फिर सुनिए घर में बात. हम लोग जो पढ़े हैं वो शुरू किया था डिस्कशन ऑन व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाई. सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ. Individual supply refers to supply by an individual producer at various prices. Market supply refers to the supply by all the producers taken together at a particular product at different prices. सर बढ़िया. फिर इसके अभी स्लो से हो जा रहे हैं, बार बार बोल रहा है. फिर उसके बाद हम लोग का था फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या अपॉर्चुनिटीज है. टेक्नोलॉजी तो मैं बता ही दिया. टैक्सेस एंड सब्सिडीज. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग पढ़े हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, रेयर कमोडिटीज एंड बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. फिर था टाइम पीरियड. टाइम पीरियड में हम लोग 3 तरीके का टाइम पीरियड पढ़े. वेरी शॉर्ट, जहां पे सप्लाई बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो सकता, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है. शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ हद तक इंक्रीज हो सकता है, बट कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल है. और लॉन्ग पीरियड एक ऐसा समय है एनी चेंज इन क्वांटिटी पॉसिबल. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फिक्स्ड या वेरिएबल होने का मतलब है कितना बदल सकते हैं. वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा समय है जहां अपना लेबर बढ़ा सकते हो ना मशीन, तो सप्लाई कहां से बढ़ेगा? शॉर्ट पीरियड में आप लेबर बढ़ा सकते हो बट मशीन नहीं, तो सप्लाई थोड़ा सा बढ़ सकता है. बट लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड आप लेबर भी बढ़ा सकते हो, मशीन भी बढ़ा सकते हो. तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सप्लाई किसी भी हद तक चेंज किया जा सकता है. ऑनलाइन वालों एनी क्वेश्चंस? फटाफट, क्रिस्टल क्लियर है तो कंफर्म कीजिए ऑनलाइन वालों. ऑलराइट, रचित, आद्या, महक, सब. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रजत, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा रजत, और एफओपी है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाँ जी, आप लोग बोलिए. क्लियर है? हाँ जी सर. दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे. आज कुछ और आगे नहीं बोल रहे हैं. टाटा एवरीवन.